आज जिस विधानसभा सीट की पहले बात करेंगे वो है कटिहार विधानसभा। कटिहार विधानसभा क्यों खास है और कौन से ऐसे समीकरण इस विधानसभा में हैं जो किसी को यहां से जीत दिलाते रहे हैं। फिलहाल तो बीजेपी का यहां कब्जा है। बीजेपी के तारकिशोर यहां से विधायक हैं और ये सीट क्यों खास बनती हुई नजर आती है, सीमांचल के इस इलाके में बीजेपी कैसे काबिज है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और यहाँ के समीकरण को जानेंगे। रंजन जी, कटिहार को अगर आप देखते हैं तो कटिहार की सीट अपने अंदर क्या क्या समेटे हुए है? देखिए, कटिहार विधानसभा की सीट जो है, जो सबसे बड़ी बात इस सीट के साथ हो गई कि इसने बिहार को उप मुख्यमंत्री दिया। तारकिशोर प्रसाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री अब हैं और इस बार यहाँ से फिर बीजेपी के टिकट पर प्रत्याशी होंगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। देखिए, कटिहार की हम बात करें और यहाँ के जब आप जातीय समीकरण को देखिएगा तो यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर एक बंगाली समाज का भी इम्पैक्ट जो है वो दिखता है। तो कुछ विधानसभा क्षेत्र जहाँ बंगाली समाज का एक वोट है उसमें कटिहार भी शामिल है। कटिहार में जो पहला चुनाव हुआ था वो 1957 में हुआ था और तब जो है दो विधायक चुने गए थे, एक सामान्य जाति से थे और एक अनुसूचित जाति से जो है वो विधायक चुने गए थे, बाबूलाल मांझी और सुखदेव नारायण सिंह। इसके बाद जब आप देखते हैं कि अगला जो 1962 में चुनाव होता है, फिर कांग्रेस की जीत होती है, लेकिन 1967 में भारतीय जनसंघ ने जो है वो जीत की राह रोक दी कांग्रेस की। और फिर इसके बाद ऐसा नहीं है कि जनसंघ जीतता रहा, फिर एक लेफ्ट की बयार आई और एक दशक तक उसका जो है राज चला। फिर बीजेपी का गठन होता है 1980 में और अपने स्थापना वर्ष से ही बीजेपी का एक इम्पैक्ट कटिहार विधानसभा क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। हालांकि पहली जीत के लिए बीजेपी को 15 सालों का इंतजार करना पड़ा। 1995 में बीजेपी को यहां से जीत मिली और जगबंधु अधिकारी ने जो है ये जीत दिलाई बीजेपी को। तो कटिहार में पहली बार कमल खिला 1995 में। जगबंधु अधिकारी कौन? वही जगबंधु अधिकारी जिन्होंने कि 1967 में कटिहार में भारतीय जनसंघ का दीपक जलाया था। तो यहाँ पर ये चीजें दिखती हैं। लेकिन जब 1990 आता है, वहां से राजनीति में एक बदलाव, पूरे बिहार की राजनीति में इनफैक्ट कह लीजिए एक बदलाव देखने को मिलता है। और उस वक्त आप देखती हैं कि कांग्रेस जो है वो मेन फ्रेम से बाहर हो जाता है, उसकी एग्जिट हो जाती है और फिर जो मुकाबला है वो मुख्यतः आरजेडी वर्सेस बीजेपी हमें देखने को मिलता है। कुछ एक बार जनता दल भी मुख्य फ्रेम में रहा बीजेपी के खिलाफ, तो एक बार जेडीयू ने भी बीजेपी के खिलाफ यहां पर चुनाव लड़ा है। यहां पर अगर आप देखिए तो एक राइवलरी भी है। ये तारकिशोर प्रसाद और राम प्रकाश महतो जो कि राजद के उम्मीदवार के रूप में पिछला चुनाव लड़े थे, ये दोनों एक दूसरे के सामने कई बार आए हैं, इनफैक्ट 4 बार आए हैं, लेकिन जो जीत है हर बार तारकिशोर प्रसाद को ही मिली है और इस बार इनकी कोशिश होगी कि वो बाजी पलट दें। अब क्या वो अपने इरादे में कामयाब होते हैं ये तो वक्त बताएगा। इसके अलावा जब आप कटिहार विधानसभा को स्कैन कीजिए तो उसको आप 2 कालखंड में भी बांट सकते हैं। एक कालखंड 1957 से 1985 का है, जब 9 विधायक चुने गए। कुल 8 चुनाव इस दौरान हुए थे, लेकिन 1957 में चूंकि 2 विधायक चुने गए थे तो कुल 9 विधायक इस दौरान चुने गए, जिसमें कांग्रेस के सबसे अधिक 5 विधायक बनते हैं। इसके अलावा लोकतांत्रिक कांग्रेस को भी एक बार सफलता मिलती है। तो एक तरह से 9 में से 6 जो है वो कांग्रेस की तरफ आपको दिखेगा। जनसंघ, सीपीआई और जनता पार्टी जो है वो एक एक बार इस दौरान चुनाव जीतने में सफल रहती है। फिर जो दूसरा कालखंड आता है वो 1990 से 2020 के बीच का है। यहां पर मुकाबला बीजेपी वर्सेस जनता नामधारी वाली
पार्टियां जो हैं उनके बीच हुई, जिसमें कि 8 चुनाव हुए और बीजेपी को 5 बार इसमें कामयाबी मिली। आरजेडी 2 बार चुनाव जीतने में सफल रहा, तो जनता दल को 1 बार कामयाबी मिली। अब ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं कि कुल 17 विधायक कटिहार ने ओवरऑल आज तक चुने हैं 1957 से 2020 तक, जिसमें कांग्रेस के 5 विधायक रहे, बीजेपी के भी 5 विधायक बने यहां से, मतलब बीजेपी ने भी कटिहार का 5 बार प्रतिनिधित्व किया है। आरजेडी 2 बार, जनता दल, जनता पार्टी, सीपीआई, लोकतांत्रिक कांग्रेस और जनसंघ को 1-1 बार यहां पर कामयाबी मिली है। अब अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा बार यहां पर चुनाव किस व्यक्ति ने जीता है, तो वो नाम है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का, जो कि 4 बार जो है कटिहार का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अभी तक उनको कटिहार में सिर्फ जीत ही मिली है। राम प्रकाश महतो और जगबंधु अधिकारी 3-3 बार कटिहार का प्रतिनिधित्व करने में सफल रहे हैं। अब हम आखिरी 3 चुनाव की बात कर लें तो 2010 से हम शुरू करते हैं। तारकिशोर प्रसाद तब बीजेपी के उम्मीदवार थे। 2005 के अक्टूबर में तारकिशोर प्रसाद को पहली जीत मिली थी और उनके सामने डॉक्टर राम प्रकाश महतो थे। वो पहले यहां से विधायक रह चुके 3 बार, 1990, 2000 और 2005 के फरवरी में। तो वो यहां पर तारकिशोर प्रसाद के खिलाफ उम्मीदवार थे और एनसीपी ने भाई शमसुद्दीन को चुनावी मैदान में उतारा। एक ट्रायंगुलर फाइट जो है 2010 में हुई थी, जिसमें 58,718 वोट यानी 46.87% वोट तारकिशोर प्रसाद को आए। डॉक्टर राम प्रकाश महतो को 38,111 मतलब 30.42% वोट आए और भाई शमसुद्दीन को 17,015 वोट आए, मतलब 13.5% उनको आए। तो यहां पर तारकिशोर प्रसाद 20,607 वोट से चुनाव जीतने में सफल रहे। 2015 में महागठबंधन बना तो जेडीयू एनडीए फोल्डर से निकलकर महागठबंधन में गया, आरजेडी कांग्रेस वहां पर थी। तो इस वक्त ऐसा लगा कि शायद कुछ ऐसा परिणाम हो जो कि तारकिशोर प्रसाद के लिए मुश्किलें पैदा करे, लेकिन वो मुश्किलें उनके सामने आई नहीं। वजह ये थी कि यहाँ पर ये सीट महागठबंधन में लड़ने के लिए जब जेडीयू को दी गई तो डॉक्टर राम प्रकाश महतो जो आरजेडी के उम्मीदवार थे 2010 में, वो एनसीपी के टिकट पर चुनावी मैदान में खड़े हो गए। और आप देखिएगा कि 2015 में अगर इन दोनों के वोट हम जोड़ दें तो वो तारकिशोर प्रसाद से ज्यादा थे, लेकिन चूंकि यहां पर एक ट्रायंगुलर फाइट थी तो उसमें तारकिशोर प्रसाद को यहां पर जीत मिली। 66,048 वोट लेकर आए तारकिशोर प्रसाद, लगभग 43% वोट था, 42.98। और जो जेडीयू के प्रत्याशी थे विजय सिंह, 51,154 वोट, 33.29%। और डॉक्टर राम प्रकाश महतो एनसीपी के टिकट पर लड़ रहे थे चुनाव, 18,856 वोट। तो यहां पर तारकिशोर प्रसाद को जीत मिली 14,894 वोटों की और एनसीपी प्रत्याशी के रूप में राम प्रकाश महतो को आए 18,856। तो ये चीज दिखी कि जब वोटों में बंटवारा हुआ तो उसका लाभ तारकिशोर प्रसाद को मिला 2015 में। लेकिन 2020 में आमने सामने का मुकाबला हुआ और तारकिशोर प्रसाद ने जो है तब अपने वोट बढ़ाकर लगभग 48.5% कर लिए, मतलब 5.5% का इजाफा हुआ, चूंकि जेडीयू की भी वापसी एनडीए फोल्डर में हो चुकी थी। और डॉक्टर राम प्रकाश महतो आरजेडी के उम्मीदवार थे, उनको 72,150 वोट मतलब 42.3% वोट आए। तो दोनों तरफ वोट जो है आपको पोलराइज्ड होते हुए दिखे, जो आरजेडी के वोट थे वो उनकी तरफ, जो बीजेपी के वोट थे वो उनकी तरफ। तो यहां पर 10,519
वोटों से तारकिशोर प्रसाद जो है वो चुनाव जीतने में सफल हुए और जीत का उन्होंने चौका लगा लिया। इस बार उनका इरादा है कि वो जीत का पंजा खोलें। क्या ऐसा कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अगर संभावित दावेदारों की बात कीजिए तो बीजेपी से तो कोई इफ बट है ही नहीं, वैकेंसी ही नहीं है। कटिहार में तारकिशोर प्रसाद ही फिर से यहां पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जहां तक आरजेडी की बात है, डॉक्टर राम प्रकाश महतो का दावा सबसे मजबूत है। कद्दावर नेता हैं, 3 बार के विधायक हैं, तो नेचुरली उनका दावा तो बनता है। लेकिन चूंकि पिछले 3-4 चुनाव से 4 चुनाव से इनफैक्ट वो हार रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में प्रत्याशी बदलने की भी नेतृत्व जो है वो सोच सकता है। हालांकि कुछ दावेदारों की बात करें तो डॉक्टर राम प्रकाश महतो पहला नाम तो आता ही है। इसके अलावा एक आशु पांडे हैं, युवा राजद के महासचिव हैं, ब्राह्मण हैं, उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। और एक समरेंद्र कुणाल हैं, वो भी कटिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं लालटेन के निशान पर। तो देखना है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव क्या फैसला लेते हैं। अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण की तरफ बढ़ें कि क्या कुछ है यहाँ का जातीय समीकरण, तो एक अनुमान पर यह आधारित है। पहले बता दूं, यहाँ पर अनुसूचित जाति के जो वोटर्स हैं वो 9.96% हैं। एसटी आबादी यहां पर है और वोटर्स की भी संख्या अच्छी है, 6.36%। मुस्लिम 25.9%, तो मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहां ज्यादा है। और यादव 6 से 7% हैं, तो 32 से 33% का एमओआई का समीकरण यहां बनता है। राजपूत 2 से 2.5%, भूमिहार 1.5 से 2% और ब्राह्मण 6 से 6.5%, तो 9.5 से 10.5% सामान्य जाति के वोटर्स में ये 3 जातियां हैं। इसके अलावा कायस्थ का भी वोट जो है इसमें कुछ इंक्लूड होता है। कोयरी कम है, 1 से 1.5%, कुर्मी 4 से 5%, तो 5 से 6% का ये आंकड़ा है। वैश्य वोटर्स की संख्या यहां पर जो है बहुत अच्छी है और यही वजह है कि तारकिशोर प्रसाद जो कि वैश्य ही हैं, ओबीसी फेस हैं बीजेपी के, उनको इसका फायदा मिलता है। 11 से 12% वैश्य वोटर्स हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखिए तो ये आपको दिखता है कि 37-38% का चंक जो है वो एनडीए वोटर्स का यहां पर पहुंच जाता है। अब इसमें जैसे धानुक है 5%, 4.5 से 5%, धानुक है, मल्लाह 3 से 4%, और फिर जो मैंने कहा बंगाली समाज और कायस्थ हैं, तो उनके वोट ले लीजिए। और फिर अदर ओबीसी एबीसी 14 से 16%। तो ये वोट बहुत निर्णायक हो जाते हैं, क्योंकि जब आमने सामने की लड़ाई है तो 4-5% का ही फर्क है। लेकिन जो फिर बाकी वोटर्स हैं वो किनकी तरफ कंसोलिडेट होते हैं, उस पर कटिहार का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए कटिहार में अगर आप ओवरऑल देखें और पिछले कुछ चुनावों को हम देखें तो एक चीज दिखता है कि एनडीए का वोट जो है वो 45 से 50% के बीच वेरी करता है। तो आरजेडी का वोट जो है वो 40 से 45% के बीच है महागठबंधन का। अब अगर खेमा अगर ज्यादा खुल गया है तो जो वो 40 से 45 है वो उन दोनों में बट जाता है जब भी ट्रायंगुलर फाइट हुई। लेकिन जब भी आमने सामने की लड़ाई होगी तो ये आंकड़ा दिखता है। तो एक एडवांटेज एनडीए को जो है वो 4-5% का यहां पर दिखता है, उसी को पाटना है। और ये पाटने की जगह अगर धानुक वोट मंगनीलाल मंडल अपनी तरफ कर पाए, मल्लाह वोटर्स को मुकेश सहनी अपनी तरफ कंसोलिडेट कर पाए, तो कटिहार में परिणाम बदला जा सकता है। लेकिन अब एक बात और भी है कि यहां पर तारकिशोर प्रसाद की एक छवि है, काम करने वाले नेता के तौर पर छवि है, और इसीलिए वो बार बार जो है चुनाव जीत रहे हैं, इजीली उपलब्ध भी हैं। तो इन सब वजहों से अगर आप देखें तो तारकिशोर प्रसाद को फिलहाल आप स्लाइट एज दे सकते हैं। लेकिन अगर आरजेडी पूरे दमखम के साथ, अच्छी रणनीति के साथ चुनाव में उतरता है तो मुकाबला कांटे का होगा। तो ये कटिहार की जंग और कितना दिलचस्प मुकाबला बनेगा इस पर भी हमने चर्चा की है। अब फिलहाल किस तरह यहाँ पर इंडिया ब्लॉक अपना खाता खोलने की कोशिश करता है, किस तरह की जंग होती है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी।